मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पेस एजुकेशन गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 14 भूगोल में अध्याय 14 और जिसका नाम है भारत की जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना है वो किसी भी देश की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। जनसंख्या संरचना किसी भी देश की सामाजिक विषमताएं हैं उनको सामाजिक विशेषताओं को दिखाती है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या संरचना में उस प्रदेश की आयु वर्ग के जो लोग हैं उसका, वहाँ पर महिला पुरुष का अनुपात यानी लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है। किस स्थान पे लोग रह रहे हैं, उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, वहाँ जनजाति के लोग कितने हैं, वहाँ की शिक्षा स्तर कैसा है, वहाँ की व्यावसायिक गतिविधियाँ क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जनसंख्या संरचना में किया जाता है। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारत के संदर्भ में जनसंख्या संरचना। और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जो जनसंख्या संरचना है उसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, इस चीज का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण व नगरीय अनुपात को प्रदर्शित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से जनसंख्या निवास करती है और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या मतलब है जो लोग गाँव में रहते हैं। भारत में बहुत सारी जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। भारत है वो ग्रामीण प्रधान देश है। और भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है, यानी जो कार्य प्राथमिक गतिविधियां जिसमें कृषि करना आता है, अखेट आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन, लकड़ी काटना, संग्रहण करना, ये कार्य ग्रामीण जनसंख्या द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें 1921 सन 1921 की बात करें तो भारत में लगभग 88.8% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती थी। 1921 में भारत में 88.8% जनसंख्या निवास करती थी। कहाँ पर? गाँव में। और 2011 के अगर आंकड़ों को देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 68.80% जनसंख्या है वो गाँव में निवास कर रही है। यानी जो अनुपात 1921 में था और 2011 में है, उस अनुपात की अगर तुलना करें तो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें क्या आई है? कमी आई है। यानी ग्रामीण जनसंख्या पहले लगभग 90% थी, अब लगभग 69% हो गई है। यानी कहने का मतलब ग्रामीण जो जनसंख्या है उसमें क्या आई है? कमी आई है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो गाँवों की संख्या की बात करें कि भारत में कितने गाँव हैं, तो भारत में 6,40,867 गाँव हैं। भारत में 6,40,867 गाँव हैं। और इनमें जो सर्वाधिक गांव हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? 1 लाख से ऊपर है। सर्वाधिक गांव हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है वो गाँव में रहती है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देश की 89.96% जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है। तो यानी ये हमारा ग्रामीण जनसंख्या संरचना थी। अब हम आगे जिक्र कर रहे हैं नगरीय जनसंख्या संरचना का। नगरीय जनसंख्या संरचना की बात की जाए तो यानी 1921 के बाद हम देखें तो यानी ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है और नगरीय जनसंख्या है उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। यानी 1981 में भारत में जो नगरीय क्षेत्र थे उन नगरीय क्षेत्रों की संख्या थी 3,245 नगर थी। कितने थे? 3,245 नगर थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार इन प्रदेशों की संख्या हो गई है 7,935। यानी भारत में नगरों की संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। नगरों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई है? नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे वो नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर गई, जिस वजह से क्या हुआ? नगरीय क्षेत्र है उनकी संख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। अगर हम बात करें कि यानी लगभग
1921 में, जहाँ पर यानी लगभग 10.2%, 10.20% जनसंख्या है वो गांव में रहती थी, नगरों में रहती थी। और अब 2011 की अगर बात करें तो 2011 में लगभग 31.20% जनसंख्या है वो कहाँ पे रह रही है, नगरों में रह रही है। तो यानी नगरीय जनसंख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सर्वाधिक नगर किस राज्य में है, तो सर्वाधिक नगर है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो नगर है उनकी संख्या 721 है। कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगर है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो मिजोरम में। मिजोरम राज्य की जो कुल आबादी है उसकी 51% जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। और कम अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कम नगरीय जनसंख्या है वो हिमाचल की है। कहाँ की है भाई, हिमाचल की। कितनी है, 10.04%। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है, इसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो इसमें ये जो परिवर्तन हो रहा है इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। यानी क्यों नगरीय जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। तो वो कारण हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वो कारण हम देखते हैं। पहला कारण यहाँ पे बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, यानी गांवों में क्या है, रोजगार की कमी है और रोजगार के लिए लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा बताया है नगरीय आकर्षण, यानी नगरीय जो तड़क भड़क है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरा जो कारण है वो बताया शिक्षा का प्रसार, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं अच्छी न उपलब्ध होने की वजह से भी लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। चौथा है औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कम हुई है और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अधिक हुई है, इसलिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है और लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व संचार के साधनों की कमी और नगरीय क्षेत्रों में परिवहन व संचार की सुविधाएं अधिक हैं, इसलिए भी लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। कृषि का अलाभकारी, यानी कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खेती करते हैं, अब क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होना या किसी भी कारण वर्षा न होना, तो इस वजह से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पैदावार है वो अच्छी नहीं होती है और लोग बेरोजगार रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से भी लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। लघु व कुटीर उद्योग नष्ट होना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे उद्योग थे वो उद्योग नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इस वजह से भी लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग नगरीय क्षेत्रों में जाएंगे तो कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। वो समस्याएं कौन सी हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। जब गांव से नगरीय क्षेत्रों में लोग जाते हैं तो नगरीय संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहां का पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है और लिंगानुपात है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष हैं वो ही शहरों की ओर जाते हैं, जिसे लिंगानुपात है जो शहरों का और ग्रामीण क्षेत्रों का, उसमें भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और अनेक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को सही समय पर मुहैया नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं हैं। लिंगा अनुपात, लिंग यानी जिसमें महिला और पुरुष को शामिल किया गया है।
तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जितनी भी स्त्रियां हैं उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। और लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। जैसे हमें किसी क्षेत्र का लिंगानुपात निकालना है, मान लेते हैं कोई गांव है और उस गांव में महिलाओं की संख्या 5000 है, पुरुषों की संख्या है वो 6000 है, और इंटू में क्या करेंगे? 1000 करेंगे। इसको तीन बिंदी को हमने काट दिया और 5 को 1000 से गुणा किया, 5000 बट्टा इसमें 6 का भाग दे देंगे। जो भी आएगा इसका उत्तर वो क्या होगा? इसका लिंगानुपात होगा कि यहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है वो कितनी है। जैसे हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है उसका लिंगानुपात है वो 940 है। कितना है? 940। कहने का मतलब 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? 940 है। ये जो लिंगानुपात है इसमें परिवर्तन है वो होता रहता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम 1901 के आंकड़े लें, 1901 में भारत का जो लिंगानुपात था वो 972 था। कितना था भाई? 972। और ये लिंगानुपात घटते घटते 1971 तक 930 आ गया। कितना आ गया? 930। तो यानी इससे हम पता लगा सकते हैं, पता चलता है कि भारत का लिंगानुपात है उसमें क्या आई? कमी आई। कब तक? 1971 तक। और उसके बाद धीरे धीरे लिंगानुपात में सुधार हुआ। ये कारण सुधार होने का यानी परिवारों को जागरूक किया गया, जो भी जनसंख्या है भारत के जो भी लोग हैं उनको अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा जागरूक किया गया, जिस वजह से लिंगानुपात में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में लिंगानुपात है वो कितना है भारत का? 940 है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो संशोधित आंकड़े, अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है। अगर पूरे विश्व से भारत के लिंगानुपात की तुलना करें तो भारत का जो लिंगानुपात है विश्व के लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम है। विश्व का जो लिंगानुपात है वो 984 है। विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 984। और इससे कम है भारत का कितना? 44 कम है, यानी भारत का है 940। अब हम बात करते हैं कि लिंगानुपात के आधार पर जो भारतीय राज्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा है। एक तो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है और एक राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात। राष्ट्रीय औसत से जो अधिक लिंगानुपात है वो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। राष्ट्रीय औसत से अधिक, तो राष्ट्रीय औसत हमारा कितना है? 940। तो हम क्या देखेंगे कि 940 से अधिक लिंगानुपात है वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें देखते हैं केरल, एक आता है केरल। केरल का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1084। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लिंगानुपात है वो 995 है। तो यानी ये जो राज्य हैं इनका लिंगानुपात क्या है? राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है। और राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उनकी बात करते हैं। राष्ट्रीय औसत से कम यानी सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताया है? केरल का। कितना है? 1084। और राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहले आता है हरियाणा का नाम। यानी सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? हरियाणा का। कितना है भाई? 877। कितना है? 877। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आता है जिसका लिंगानुपात कितना है? 883। तो ये कुछ राज्य हैं जिनका लिंगानुपात अधिक है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात कम है। तो ये जो लिंगानुपात है इस लिंगानुपात में कमी है, इसकी वजह क्या है? क्या कारण है कि लिंगानुपात है वो हमारा आज भी कम है? कुछ राज्यों का कम है, कुछ राज्यों का अधिक है। तो उसके कुछ कारण है, वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कारण है।
यानी पहला कारण यहाँ पे बताया गया है कि बालिकाओं को, यानी जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को बालकों की यानी लड़कों की अपेक्षा कम महत्व है। यानी लिंगानुपात कम होने का पहला कारण है कि जो बालिकाएं हैं उनको बालकों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। अनेक कारणों में यानी जो बालक हैं उनको ही अधिक महत्व दिया जाता है। और भारतीय जो लोग हैं उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि पुत्र ही परिवार का वंश चलाता है। तो पुत्र की चाह में भी भारत का जो लिंगानुपात है उसमें भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, यानी बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है। दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह यानी लड़की का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है और छोटी उम्र में ही मातृत्व बोझ है उस पर पड़ जाता है। और जब संतान उत्पत्ति होती है यानी संतान उत्पन्न होती है उस समय यानी प्रसव काल के दौरान बहुत सारी बालिकाएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से भी क्या है, लिंगानुपात में क्या आती है, कमी आती है। तीसरा जो कारण बताया है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता यानी भारतीय समाज में केवल पुरुष ही कमाते हैं, महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, जिस वजह से परिवार में महिला है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहती है, वो उसके स्वास्थ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से महिलाएं हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे भी लिंगानुपात में क्या आता है, कमी आती है, लिंगानुपात में परिवर्तन होता है। चौथा कारण बताया है बालिका शिक्षा का अभाव। बालिका शिक्षा का अभाव यानी भारत के जो लोग हैं वो लड़कों को अधिक पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यानी लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? उनकी सोच ये है कि हमारे तो कमा के गालना रुकना है, छोरो ही है तो इन पढ़ा दिया, 2 रुपया है वो कमा के लिया होगो और लड़कियां पर कोई ध्यान को नहीं दिए जा। भी जो बालिका ही जो लड़की ही बस शिक्षा के मायने पिछड़ जाए और कोई भी कार्य कौन कर सके और भी वजहों की स्थिति की हो जाए, खराब हो जाए। और पांचों जो कारण बताया नगरीकरण, बढ़ता नगरीकरण। अब नगरीकरण है उससे किस प्रकार से लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है, यानी जब जनसंख्या यानी जो भी लोग हैं वो गांवों से नगरों में जाकर बस जाते हैं। यानी नगरों में ज्यादातर कौन लोग जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और रोजगार के लिए जाते हैं। तो रोजगार के लिए ज्यादातर कौन जाते हैं, पुरुष ही जाते हैं। तो यानी जब गांवों से पुरुष हैं वो नगरों में जाएंगे तो नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, जिससे लिंगानुपात में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इधर जब गांवों से जाएंगे लोग नगरों में तो यहाँ गांव में पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे महिलाओं की संख्या है वो अधिक हो जाएगी और यहाँ के लिंगानुपात में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा।